Namaste. My name is Javian Pallavi Jakar in the Jayoti Vidyapeeth Women's University from the Department of Naturopathy and Yoga Science. So today we are studying about the respiration rate which is included in vital signs. ओके सो हम पहले कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं हमारे वाइटल साइंस के बारे में, दैट व्हाट आर वाइटल साइंस और इनको हम कैसे एग्जामिन करते हैं. उसमें हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं. फर्स्ट इज बॉडी टेम्परेचर किस तरह हम एग्जामिन करते हैं, किस में कैसे एग्जामिन करते हैं, क्या डिवाइस रहती है, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. उसके बाद में नेक्स्ट जो था वो था हमारा पल्स रेट के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिस्क्राइब कर चुकी हूँ कि हम बॉडी में कौन कौन सी नर्व से हम पल्स एग्जामिन करते हैं, प्लस उन पल्सेस को क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ लोकेलिटी है उनकी. ओके और पल्स रेट नॉर्मल कितनी होती है, और जो रनर्स होते हैं उनमें 40 के अप्रॉक्स भी होती है, लेकिन उनको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं होते हैं. ओके नेक्स्ट वी मूव टू आवर थर्ड टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेशन रेट. ओके 4 वाइटल साइंस होते हैं: बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट एंड ब्लड प्रेशर. अब हम 2 पढ़ चुके, तीसरा हम आज पढ़ते हैं रेस्पिरेशन रेट. रेस्पिरेशन रेट से आपको सिंपली एक चीज समझ में आ रही होगी, दैट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन हम किसको बोलते हैं? रेस्पिरेशन बनता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से. ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनहेल और क्या बोलते हैं इसको? एक्सेल. इनहेल मतलब सांस अंदर लेना, एक्सेल मतलब बाहर छोड़ना. तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की जो प्रोसेस होती है, जब ये एक साइकिल पूरा हो जाता है इन दोनों का, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं एक रेस्पिरेशन साइकिल. अब हम एग्जामिन क्या करने वाले हैं? रेस्पिरेशन रेट. क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि रेस्पिरेशन रेट भी हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. इट्स नेसेसरी टॉपिक रह जाता है, क्योंकि अगर किसी की रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल से ज़्यादा है तो भी उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. रेस्पिरेशन रेट अगर कम है तब भी उसको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. तो उन्हीं हेल्थ इश्यूज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें रेस्पिरेशन रेट एग्जामिन करनी पड़ती है. अब हम बात करें कि नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट क्या होती है. तो एक एडल्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो एक नॉर्मली बताई जाती है, दैट इज 12 to 16 पर मिनट. दैट इज द रेस्पिरेशन रेट. डन. 12 से 16 पर मिनट रहती है. अब आता है कि हम इसे एग्जामिन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, इसके हेल्थ इश्यूज क्या क्या बढ़ने से क्या हेल्थ इश्यू होते हैं, कम होने से क्या हेल्थ इश्यू होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि रेस्पिरेशन रेट हम कैसे एग्जामिन करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? एग्जामिनेशन. ओके आ गया. इसको हम बात आती है मेजर की. एज यू कैन सी इन बोथ ऑफ द पिक्चर्स के अंदर एज सच कोई डिवाइस है नहीं. इनके अंदर एक फोन है जिससे ये टाइम एग्जामिन कर रही हैं. इनके पास भी वॉच है जिससे ये सिर्फ टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, भाई टाइम एग्जामिन कर रहे हैं, कितनी देर होगी, ड्यूरेशन चेक कर रहे हैं. अब हम 2 तरह से, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, हम 2 तरह से हम रेस्पिरेशन रेट एग्जामिन कर सकते हैं. फर्स्टली क्या करेंगे हम? एब्डोमेन से. ठीक है, पेशेंट होता है, हमें उसके लेटाना है, उसको एकदम सुपाइन पोजीशन में लेटाना है. उसके बाद में हमें उसे रिलैक्स होने देना है. आपको कभी भी रेस्पिरेशन रेट, पेशेंट आया आपके पास बैठा, उसके तुरंत बाद में आपको उसका रेस्पिरेशन रेट चेक नहीं करना है, क्योंकि जस्ट लाइक आपने नॉर्मली लाइफ में देखा होगा कि अपन जब सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर अपन को थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस होता है तो अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है. तो उसके अंदर हमारे पास क्या है? जो फ्लक्चुएटेड हार्ट रेट है वो हम एग्जामिन कर लेते हैं. दैट इज नॉट करेक्ट. जो हमारे हेल्थ के लिए, हेल्थ डिटरमाइन करने के लिए, हेल्थ रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम हेल्दी हैं या अनहेल्दी है, फिर हमें कोई इससे रिलेटेड इश्यू है, वो चीज हम उसे अच्छे से एग्जामिन नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? पहली चीज, पेशेंट एकदम रिलैक्स होना चाहिए. वो अभी कहीं से वॉक ना करके आया हो या फिर उसको कोई स्ट्रेस ना हो, वो नर्वस ना हो. जब वो एकदम कंफर्टेबल हो, एकदम नॉर्मल हो, तब रिलैक्स हो, तब उसके बाद जाके हमें उसका रेस्पिरेशन रेट लेना चालू करना है. अब इसके अंदर क्या था? पेशेंट को हमने सुपाइन पोजीशन में लेटाया. उसके बाद में हम क्या करेंगे? हम उसके एब्डोमेन या फिर हम बोल सकते हैं उसका जो नेवल पार्ट है, ठीक है, नेवल पार्ट पे हम क्या करेंगे? हमारी जो चारों फिंगर है,
पूरे 4 फिंगर को हम जेंटली पुट करेंगे, उसके बाद हम फील करेंगे। क्या फील करेंगे? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन से जो बॉडी के अंदर फ्लक्चुएशन जो क्रिएट हो रहा है या फिर जो बॉडी के अंदर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है हम उसको फील करेंगे। जैसे पेशेंट ने इंस्पायरेशन लिया, एब्डोमेन ऊपर, एक्सपायरेशन में नीचे, तो ये जो रिदम होती है ये हमें काउंट करनी। एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे आया, दैट इज 1 काउंट। ओके, ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया, इट नॉट, ऊपर नीचे वाला इज नॉट 2 काउंट, ये सिंगल काउंट में आएगा। ठीक है। रेस्पायरेशन किससे बनता है? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हमारा एब्डोमेन ऊपर उठेगा, चेस्ट भी ऊपर उठेगी। एक्सपायरेशन में हमारा एब्डोमेन भी नीचे डीप जाएगा और चेस्ट में भी डिप्रेशन आएगा। ठीक है। अब जब ये दोनों की साइकिल कंप्लीट हो जाती है हम उसको बोल देते हैं एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। 12 से 16 साइकिल होती है पर मिनट, एक साइकिल। अब हम क्या करेंगे? पेट पे हमने उसके जेंटली हमने हमारी चारों फिंगर रखनी है, प्रेस नहीं करना है, सिर्फ आपको जेंटली, ये पर्सन है यहां अगर उसकी नेवल है तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे चारों फिंगर जेंटली यहाँ पे रखनी है एंड हमें वो बीट या रिदम हमें फील करनी है जो कि उसकी रेस्पायरेशन की वजह से हो रही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? या तो पूरा 60 सेकेंड काउंट कर लो। ठीक है, आप पूरा 60 सेकेंड काउंट कर लो कि वो पर्सन पूरा 60 सेकेंड में कितनी बार उसकी रेस्पायरेशन साइकिल रिपीट हो रही है। वो कितनी बार होगी? 12 से 16 अप्रोक्सीमेट आएगी। ठीक है। या फिर हमारे पास दूसरा तरीका और है, इसी को हम ये कर सकते हैं कि हम चाहे 15 सेकेंड का ले लें। ठीक है, 15 सेकेंड का कैलकुलेट कर ले, उसके बाद हमारे 15 सेकेंड के अंदर हमारे पास जो भी आया है उसे हम इंटू 4 कर देंगे। या फिर हम 30 सेकेंड का कैलकुलेट कर लो और उसके बाद में हम उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, जिससे क्या हो जाता है हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम मान के चले कि अगर उसने 30 सेकेंड के अंदर 5 बार या फिर 6 बार, मान के चलो अगर उसने 6 बार उसने रेस्पायरेशन साइकिल कंप्लीट किया, फिर 6 बार उसका इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हुआ है, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 टाइम्स उसने क्या किया है पर मिनट के अंदर उसने 12 बार रेस्पायरेशन साइकिल रिपीट करी है। 12 टाइम इज द रेस्पायरेशन रेट ऑफ दैट पर्सन पर मिनट। अंडरस्टैंड? अब सेकंड मेथड क्या आ जाता है? हम चेस्ट से भी कर सकते हैं। ठीक है। इससे हम कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से भी। हमारे सामने पेशेंट बैठा है, उसे हम देख के भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन हो जाता है। लाइक अगर हमारा जेंडर डिफरेंशिएशन है कि मतलब अगर कोई मेल है फीमेल को एग्जामिन कर रहा है, कोई फीमेल डॉक्टर है मेल को एग्जामिन कर रही है, तो कई बार ये हो सकता है कि या तो डॉक्टर को या फिर पेशेंट को भी थोड़ा ये अनकंफर्टेबल लगे या फिर अजीब फील हो। इस वजह से हम क्या है उस पर्टिकुलर चेस्ट पार्ट पे हम ऑब्जर्वेशन या फिर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर हम कंटिन्यू ऑब्जर्व करेंगे कि उसका चेस्ट जैसे ऊपर उठेगा या फिर नीचे जाता है, मतलब जो होता है ना लिफ्ट हो रहा है वहां पर डिप्रेशन है, लिफ्ट हो रहा है, तो उस चीज को कैलकुलेट करने में चीज ऑकवर्ड लगती है। दैट्स वाई क्या करते हैं मोस्टली ये मेथड हम यूज करते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा चेस्ट में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं पेशेंट को चेयर पे बिठाते हैं, रिलैक्स करवाते हैं। उसके बाद में भी एक आपको क्या करना है पेशेंट के चेस्ट पे हाथ रखना है, अपना वॉच में टाइम कैलकुलेट करना है। उसके बाद में हम उसको एग्जामिन करेंगे भाई ये कितनी बार 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है। वही सेम प्रोसेस है, आप इसको पूरा 60 सेकंड तक कर सकते हो। आप इसे 15 सेकंड 15 इंटू 4 कर सकते हो, मतलब 15 सेकंड आपने कर लिया, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। या फिर हमने इसे 30 सेकंड कर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, दोनों सिंपल है, आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखने वाली यहाँ पे क्या है, पेशेंट आपके पास आया, आपके पास लेटा, या फिर पेशेंट आपके पास आया, आपने उसे बिठाया, आप उसे रेस्पिरेशन रेट तुरंत चालू नहीं करना चाहिए, वो कितना ही रिलैक्स हो। क्या होता है ना कि एक हमारी मेंटालिटी होती है कि जैसे ही हमारे पास कोई डॉक्टर हमें चेक करने लगे, हम क्या करेंगे अच्छे से सांस ले, ताकि उसको अच्छे से हमारी रेस्पिरेशन रेट का पता चले। उसमें हम क्या करने लग जाते हैं, जो हमारी रैंडम ब्रीदिंग होती है हम उसे भूल के हम क्या करने लग जाते हैं सेल्फ। एक होता है ना कि खुद से हम इस तरह सांस लेने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, पेशेंट के चाहे आप एब्डोमेन पे या फिर आपको चेस्ट पे, जैसे आपने अपना फिंगर्स पुट की, उसके बाद में आपको कुछ टाइम की तरह के एक बिहेव करना है कि आप एग्जामिन करो, बट आपको वो एग्जामिन नहीं करनी है।
ताकि पेशेंट के अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग पे आ जाए, रैंडम ब्रीदिंग जो कर रहा है उस पे आ जाए। 5-10 रिस्पायरेशन छोड़ने के बाद में हमें कैलकुलेट करना है, जिससे हम एक एक्यूरेट रिस्पायरेशन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास ये था हमारा टॉपिक। अब इसके अंदर हमारे बाद में आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ क्या है, दैट इज ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर से आप क्या समझते हो? ब्लड प्रेशर अपने बहुत बार सुना है, किसी का बीपी लो गया, किसी का बीपी हाई हो गया। ये चीज एग्जामिन क्यों करते हैं, प्लस एग्जामिन हम किस तरह करते हैं, हमें कैसे पता लगता है ब्लड प्रेशर के बारे में? ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल है। इसके अंदर मान लो अगर यहां पे हम इस चीज को मान के चले कि अगर ये हार्ट है, ये क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। किसके अंदर करेगा? आर्टरी, वेन, आर्टरीज के अंदर। जब ये प्रेशर, जब ये क्या करता है, आर्टरीज क्या होती है, अंदर से पतली होती है, वेन्स क्या होती है, अंदर से उनके अंदर जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। और जिस तरह मान के चलो, ये हम उसको एंटीरियरली, हम एंटीरियर व्यू कर रहे हैं। दिस इज द आर्टरी, दिस इज द वेन। आर्टरी के अंदर सिर्फ इतना स्पेस होगा, और ये वेन, वेन में स्पेस क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे प्रेशर भी कम पड़ेगा। पाइप होती है, पाइप के अंदर अगर हमारे पास पीछे से पानी खूब सारा आ रहा है लेकिन पाइप छोटी है तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। पानी उतना ही है लेकिन हमने क्या कर ली, पाइप चौड़ी ले ली, ठीक है, ज्यादा हमने बड़ी पाइप ले ली, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रेशर कम हो जाएगा पानी का। वही सेम चीज यहाँ काम करती है। ब्लड काम किया हार्ट ने वेसल्स के अंदर। अब जब ये ब्लड इसकी वॉल्स पे टकराएगा, ठीक है, ये जो वॉल्स पे टकराता है ब्लड, इस प्रेशर को ही हम एग्जामिन करते हैं, और यही प्रेशर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। कि हमारी जो वेसल्स हैं उन पे हार्ट जो ब्लड पुश कर रहा है, या फिर हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है, उसका प्रेशर कितना है, ठीक है, इसी चीज को हम एग्जामिन करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ब्लड प्रेशर में। आपने देखा होगा जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं तो हमारे डॉक्टर्स एक लिखते हैं, एक जस्ट लाइक आप मान के चलो 80/120 mmHg, ठीक है। अब ये इसमें दो नंबर क्यों लिखे? अब इसके अंदर पहली चीज क्या जाती है कि हम दो मेजरमेंट लेते हैं। पहला होता है सिस्टोलिक, ठीक है, और एक होता है डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हम दो मेजरमेंट लेते हैं, और इन्हीं से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, ये दो नंबर्स, ठीक है। जो ऊपर वाला नंबर होगा वो होगा सिस्टोलिक, और जो नीचे वाला नंबर होगा वो होगा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक प्रेशर हमें कब मिलेगा, जब हमारी जो वेसल्स होती है जब वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। हमने यहाँ पे कफ लगाते हैं, उसके बाद में हम उसमें क्या करते हैं, एयर फिल करते हैं, हम उसको पंप करते हैं, तो हमारी वेसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ओके। उसके बाद में उससे क्या हो जाता है, हमें एक सिस्टोलिक प्रेशर मिलेगा, एक होता है नीचे का जो होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। ये दोनों प्रेशर हम मेजरमेंट करते हैं, और इन्हीं दोनों से हम ब्लड प्रेशर एग्जामिन करते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या, और इसमें आ जाता है mmHg, ये क्या हो गया, मिलीमीटर, Hg का क्या हो गया, मरकरी से, ठीक है, ओके फाइन। अब ये हो गया हमारा क्या, ब्लड प्रेशर के बारे में, कि हम ब्लड प्रेशर एग्जामिन करेंगे तो हम ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक्चुअल ब्लड प्रेशर जो वेसल्स के ऊपर ब्लड का एक फोर्स लगता है, ठीक है। जो ब्लड का फोर्स लगेगा वेसल्स पे या वॉल्स पे, जो वेसल्स की वॉल है उन पे जो ब्लड जैसे ही हार्ट से पंप हो जो प्रेशर लगता है उसे ही हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। दो तरह से होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर, और हम यही एग्जामिन करते हैं। अब हम एग्जामिन कैसे करेंगे और इसके लिए हम क्या डिवाइस यूज करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको इश्यूज होते हैं देन आप कमेंट बिलो में पूछ सकते हैं। थैंक यू।